अमेरिका और इजरायल से ईरान की जंग के बीच पश्चिमी एशिया का देश साइप्रस भी युद्ध के मैदान में बदलता नजर आया। वहां तुर्की और यूरोप के कई देशों ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। कुछ दिन पहले साइप्रस को भी ड्रोन हमले में दहलाने की कोशिश की गई थी। इसी के बाद तुर्की ने वहां अपने कई खतरनाक F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पिछले हफ्ते एक आत्मघाती ड्रोन साइप्रस की एयर स्पेस में घुस गया था। हालांकि उस ड्रोन को टारगेट पर फटने से पहले ही आसमान में बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन इस घटना की वजह से साइप्रस में दहशत फैल गई। उसकी सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लग गए। इसीलिए तुर्की ने वहां अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की घोषणा कर दी। साइप्रस भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरा है। उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह वो जगह है जहां 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम होता है। यहां से एशिया भी पास में, यूरोप भी पास में, अफ्रीका भी पास में। साइप्रस के उत्तर में तुर्की है जो करीब 75 किलोमीटर ही दूर है, जबकि पूर्व में सीरिया है और लेबनान है। वही लेबनान जो इजराइल का पड़ोसी है और जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। लेबनान और सीरिया से साइप्रस का बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर के फासले पर। दावा है कि पिछले हफ्ते साइप्रस में जो ड्रोन घुसा था उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान से भेजा था, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए। यही नहीं, दावा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने साइप्रस में भी आत्मघाती ड्रोन हमला कर उसे दहलाने की कोशिश की। यह दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का ड्रोन साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे आसमान में ही तबाह कर दिया गया। साइप्रस में ब्रिटेन के 2 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें RAF अकोचरी नाम का एयरबेस साइप्रस के एकदम दक्षिणी छोर पर है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसी ठिकाने पर ड्रोन भेजा था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कहना है कि इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका के जासूसी विमानों ने किया था। दावा है ईरान की निगरानी करने के लिए अमेरिका के जासूसी विमान ब्रिटेन के एयरबेस से भी उड़े थे। हालांकि ब्रिटेन के RAF अकोचरी एयरबेस से ईरान की दूरी 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोनों के बीच में सीरिया और इराक पड़ते हैं। हालांकि ब्रिटेन ने साफ किया कि उसके सैन्य अड्डे का इस्तेमाल किसी भी तरह ईरान के खिलाफ नहीं किया गया। यानी उसके मुताबिक अमेरिका के जासूसी विमान साइप्रस से नहीं उड़े थे, लेकिन वहां हुए ड्रोन हमले के बाद तनाव के हालात बन गए। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों ने साइप्रस में सेना भेजना शुरू कर दिया। वहां युद्धपोत से लेकर ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टमों की तैनाती कर दी गई। हजारों सैनिक पहुंच गए और इसी के बाद तुर्की की भी एंट्री हुई। उसने साइप्रस में अपने 6 खतरनाक F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम का भी साइप्रस की सुरक्षा में उसको भी उतार दिया गया। करीब 14 लाख की आबादी है साइप्रस में। दुनिया की नजरों में भले ही एक द्वीप हो, लेकिन यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक द्वीप है लेकिन देश एक नहीं है। उत्तरी साइप्रस अलग है, दक्षिणी साइप्रस अलग है। दोनों हिस्सों के बीच में एक ग्रीन लाइन है। उसकी सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रहती है। साइप्रस के उत्तरी हिस्से को तुर्की कई दशकों से अपना बताता आया है। हालांकि तुर्की पूरे साइप्रस को अपना बताता है, लेकिन उत्तरी हिस्से पर उसका कब्जा है। उसने इस हिस्से का नाम टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस रखा हुआ है, क्योंकि इस हिस्से में ज्यादातर वो मुस्लिम रहते हैं जो तुर्की से जाकर वहां बसे हैं। वो वहां अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी आबादी कम है, 4 लाख के आसपास। जबकि साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में उन लोगों की आबादी ज्यादा है जो ग्रीस के रहने वाले बताए गए। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो ऊपर उत्तरी हिस्से पे तुर्की का कब्जा है, दक्षिणी हिस्से पर ग्रीस का। ग्रीस तुर्की के पश्चिम में। साइप्रस और ग्रीस की राजधानी एथेंस के बीच करीब 920 किलोमीटर का फासला है। हालांकि ग्रीस का राउड्स आइलैंड साइप्रस से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। साल 1960 तक साइप्रस में ब्रिटेन का शासन चलता था। बाद में जब वहां से ब्रिटेन का शासन हटा तो द्वीप पर रहने वाले तुर्की के लोगों और ग्रीस के लोगों में टकराव होने लगे थे। इसी बीच साल 1974 में ग्रीस के लोगों ने तख्ता पलटकर पूरे साइप्रस पर दावा ठोक दिया था। तब तुर्की ने साइप्रस में रहने वाले अपने लोगों की रक्षा करने के नाम पर वहां हमला कर दिया था और 1974 में उसने साइप्रस के करीब 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो उत्तर वाला इलाका है, जो तुर्की के पास वाला इलाका है। उसी के बाद से तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में अपनी सेना तक तैनात कर रखी। वो खुद को साइप्रस का बड़ा भाई और रखवाला बताता रहा।
जबकि साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग इसका विरोध करते आए हैं। वो तुर्की पर अपने देश में दखल देने का आरोप लगाते हैं। एशिया के पश्चिमी छोर पर मौजूद है साइप्रस और यूरोप के 27 देशों के संगठन ईयू का भी सदस्य है, यानी वो यूरोप ईयू से यूरोप में मानता है, जबकि है वो बिल्कुल एशिया के पश्चिमी छोर पर। इसलिए जब वहां ब्रिटेन के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो यूरोप के कई देशों ने वहां सेना भेज दी। फ्रांस ने, ग्रीस ने, इटली ने सेना भेज दी। यूरोप के देशों ने साइप्रस के दक्षिणी हिस्से पर सैन्य तैनाती बढ़ाई तो तुर्की ने उत्तरी हिस्से में अपने F-16 लड़ाकू विमान भेज दिए। मतलब साइप्रस के दोनों हिस्सों की सुरक्षा के लिए वहां कई देशों की सेनाओं का जमावड़ा लग गया। उधर ईरान में चल रही जंग के बीच अमेरिका का साथ देने को लेकर कुर्द लड़ाकों के बीच मतभेद नजर आया। सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को चेतावनी दी कि वो अमेरिका से सतर्क रहें। कुर्द लड़ाके अलग अलग देशों में लड़ रहे हैं, तो सीरिया वालों ने ईरान वालों को चेतावनी दी क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका अपना मतलब निकल जाने के बाद ईरान के कुर्द लड़ाकों को उनके हाल पर छोड़ देगा। जबकि इससे पहले खबरें आई थीं कि अमेरिका ने कुर्द विद्रोहियों से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कह दिया था ताकि वो इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ रहे ईरान में भीतर से हमले शुरू कर दें। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कुर्द लड़ाकों को हथियारों की मदद पहुंचने का भी भरोसा दिया गया। ईरान ने कुर्द समुदाय की अच्छी खासी ईरान में रहती है अच्छी खासी आबादी, 80 लाख के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर कुर्द लोग ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत और उसके आसपास रहते हैं, मतलब उन इलाकों में जो तुर्की, सीरिया और इराक के बॉर्डर से लगते हैं। कुर्द समुदाय के लोग मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं और ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं। उनका आरोप है कि शिया शासन वाली ईरान की सरकार उन पर जुल्म ढाती, जबकि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां विद्रोह करने वाले कुर्द लड़ाकों को अपने देश के लिए खतरा मानती। इसीलिए वहां अक्सर कुर्द लड़ाकों की ईरान की पुलिस और सेना से लड़ाई होती रहती है। माना जा रहा है अमेरिका और इजराइल इसी लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। दावा है इसीलिए उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए भी ईरान को घेरने की योजना बनाई, क्योंकि ईरान में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने वहां की सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए तो जंग में फंसे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर उधर से भी कुर्द लड़ाकों ने लड़ाई शुरू कर दी। खबरें तो यहां तक आईं कि अमेरिका और इजराइल ने इसे कुर्द लड़ाकों के लिए सुनहरा मौका बताया, वो मौका जिसकी तलाश में वो कई दशकों से जुटे हुए हैं। कुर्द समुदाय के लोग ईरान ही नहीं बल्कि सीरिया, इराक और तुर्की और अर्मीनिया में भी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते आए हैं इन सभी देशों में। इस देश को बनाने के लिए ईरान के पश्चिमी, तुर्की के दक्षिणी, सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है कि ये कुर्दिस्तान बनेगा। यानी ईरान में रहने वाले कुर्द लोग भी अपने लिए कुर्दिस्तान चाहते हैं। वो दावा है कि इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को उकसाने की कोशिश की ताकि वो ईरान की सेना की मुश्किलें बढ़ा सकें। खबर है कि अमेरिका और इजराइल से हाथ मिलाने का भरोसा मिला तो ईरान के कुर्द लड़ाके भी बमबारी की तैयारी में जुट गए, लेकिन इसके बीच ही उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई। सलाह किसने दी? सीरिया के कुर्द लड़ाकों। ईरान के पड़ोसी देश सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ ने ईरान वालों को सलाह दी कि अमेरिका के साथ मत जाओ। एसडीएफ वो संगठन है जिसने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से निपटने में अमेरिका की मदद की थी, लेकिन एसडीएफ का आरोप है कि अमेरिका ने काम निकलने के बाद उससे किनारा कर लिया। उसने आशंका जताई कि ईरान के कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका उन्हें भी छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा था कि वो उनकी कुर्दिस्तान बनाने में मदद करेगा, लेकिन उसका कहना है कि किनारा कर लिया, मतलब उनकी कोई मदद ईरान में वालों को भी नहीं करेगा, ये उन्होंने आगाह किया। उधर ईरान में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे नागरिकों को जंग के दौरान सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के बढ़ते हमलों को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की कि वो ईरान की सीमा से दूसरे देशों में जाने की कोशिश न करें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुर्की का दक्षिण पूर्वी इलाका तुरंत छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तुर्की के अदाना इलाके में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकल जाने की सलाह दी। तुर्की के अदाना इलाके में ही नेटो का सैन्य अड्डा मौजूद है।
इधर जंग के बीच आशंका जताई गई कि अमेरिका और इजरायल ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल की नजर ईरान के परमाणु भंडार पर है। दावा किया गया कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच रणनीति तैयार की जा रही है ताकि ईरान